आज मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो भी छोटी-मोटी मैंने एक आध्यात्मिक यात्रा की है अपने जीवन में और जो अब कर रहा हूँ, आगे भी जो चालू ही रहेगी, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई व्यवधान आने वाला है। उसमें जो 2 लोगों की बहुत भूमिका रही है, एक ओशो और दूसरे जे कृष्णमूर्ति, उनके बारे में मैं कुछ बातें आज करना चाहता हूँ कि मुझ पर उनका क्या-क्या प्रभाव पड़ा। तो ओशो को मैंने पहले यंग उम्र से पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी जो कि संभोग से समाज तक, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस को तो पढ़ना एक फ़ैशन हो गया था। वो मैंने बहुत पहले किताब पढ़ ली थी, लेकिन मैंने इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी किताबें खरीद के पुस्तक मेले से ला के, और उनके बहुत सारे कैसेट्स मैंने ख़रीदे। और इवन जब मैं फ़ौज में था, फ़ौज के दिनों में वहाँ रहते हुए भी मैं उनकी किताबें पढ़ता था। फ़ौज छोड़ने के बाद भी मैंने लगातार उनको पढ़ना जारी रखा, और उनकी जो ध्यान की विधियाँ थी उनको भी मैंने प्रयोग में मैं उनको लेके आया, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ओशो से मैं लगभग एक उस उम्र में बहुत सम्मोहित था, और ख़ासकर मैं उनकी जो तर्क बुद्धि थी, जो उनके तर्क होते थे, अकाट्य तर्क जो वो देते थे, उसमें मैं उनका कोई सानी मुझे कोई दिखता नहीं था। हर चीज़ पर वो इतनी तार्किक बात करते थे, और उसका कोई लगता नहीं था कि इसको कोई काट सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार उन्होंने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अच्छा रहने के लिए क्यों पैसे का सर्कुलेशन में बने रहना बहुत ज़रूरी है, इस बारे में एक बात की थी, और इसकी तुलना की उन्होंने शरीर में खून के संचरण से, कि खून का जो सर्कुलेशन है वो अगर बहुत अच्छा बना रहता है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कहीं भी अगर खून में के सर्कुलेशन में अगर दिक्कतें और बाधाएं आने शुरू हुई, खून थक्का बन के रुक गया, अवरोध पैदा हुए, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसी तरह इकोनॉमी में अगर पैसा लोगों ने अगर अपने घर पर रख लिया, दबा के रख लिया, छिपा के रख लिया, बैंकों में रख लिया, तो उसकी वजह से इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो ख़राब होती है। मुझे ये एक बहुत ही अच्छा तर्क लगा था, बहुत ही सहज शब्दों में, और किसी को भी समझ में आने वाला। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा इकोनॉमिस्ट ही हो उसी को समझ में आए। ऐसे उन्होंने न जाने कितने लोगों के बारे में, धर्म संप्रदायों के बारे में बातें की उन्होंने, और हर बात, जितनी भी बातें उनकी सुनते थे, आज भी वो सही लगती हैं, ऐसी बात नहीं कि आज गलत लगती है, लेकिन आज अभी मैं आपसे बात करूँगा, परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा बदल गया है अब, क्योंकि उनकी जो समूची व्यक्तित्व का संज्ञान जब लेते हैं तब समझ में आता है कि किस उम्र में उन्होंने क्या बात किस लिए कही है। उनका जो पूरी विकास यात्रा है जीवन की, अब वो पूरी की पूरी दिखाई देती है। तो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो कि इस वक्त ये किस मनस्थिति में थे, इसलिए कैसी बातें करते थे। तो उन्होंने जो उनके शुरुआती दिन खासकर बहुत ही अद्भुत, उन्होंने पूरे खासकर मिडिल क्लास जो इंडियन सोसाइटी है उसमें उन्होंने लगभग एक क्रांति ले आए थे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वर्जनाओं को तोड़ने का काम किया था। स्पेशली वो फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, कि उन्होंने सेक्स को लेके बहुत सहज तरीके से बात करनी शुरू की थी। उससे पहले समाज में कोई बात भी नहीं कर पाता था, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरीके से बात करनी शुरू की। हालांकि उनकी ऐसे बात करने की वजह से उन पर बहुत लोग गलत आरोप भी लगाते हैं। मुझे लगता है कम से कम कि यस, उनके कम्यून में बाहर विदेशी लोगों का आना जाना बहुत बाद में बढ़ गया था, लेकिन उसका ओशो का पर्पस कुछ और भी था उसमें। वो एक फिर लंबे शोध की बात है। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन मेरे को ये साफ साफ दिखाई देता है कि जब ओशो यहाँ से अमेरिका चले गए, तब वो टाइम था जब उनके उनके अंडर में जो काम कर रही थी सेक्रेटरी, वो उनको छोड़ के गई थी, और उनके ऊपर उन्होंने पूरा एक केस कर दिया था। उनका उसका आरोप ये था कि
ओशो जो हैं वो अब जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाते थे कि महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदने के लिए। 99 उनके पास रोल्स रॉयस घड़ी थी। बहुत ही पैसा बहुत खर्च करते थे, और पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा है इसके लिए उन्होंने ज़्यादा वेस्टर्न लोगों को इनफैक्ट यूएस शिफ्ट करने का एक बड़ा मकसद ये भी था। उतनी बड़ी जगह पे उतना बड़ा कम्यून इस्टेब्लिश करना बिना पैसों के संभव था नहीं। लेकिन वहाँ जाके ओशो की बात करने की स्टाइल में, ओशो का जो कंटेंट था, जो बातें वे करते थे, उसमें भी आप बिल्कुल क्लियर बदलाव देख सकते हैं। एक तो जिस तरीके से वो बोलने लगे थे, लगभग मैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। और उसमें एक मज़ा लेने वाली बात, एक हंसी उड़ाने वाली बात, कोई भी उनसे सवाल पूछता है तो उनको जिस ढंग से जवाब देते थे, और अंग्रेजी में बोलने लगे थे। तो सवाल भाषा का नहीं है, लेकिन हिंदी में जो ओशो हमको मिलता है शुरुआती दिनों में, अंग्रेजी में बोलने वाला जो दूसरा ओशो मिलता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये मुझे साफ साफ दिखाई दिया। मेरा ही नहीं, मैंने उनके बारे में किताबें पढ़ी। एक ब्रिटिश उनका एक सिक्योरिटी गार्ड था जो लगभग 25 साल उनके साथ रहा। वो अंततः उनको छोड़ के चला गया। उसने बताया कि छोड़ने की बड़ी वजह ये थी कि जिस ओशो को देख के वो बंधा हुआ चला आया था, क्योंकि उस ओशो की आंखों में इतनी पवित्रता थी, उसके शब्दों में इतनी फायर थी, इतनी आग थी, और उसके पूरे व्यक्तित्व में एक ऐसा खिंचाव था कि कोई भी उनसे प्यार किए बिना रह नहीं सकता था। लेकिन ये जो ओशो बाद में जो हो गए, उनकी आंखों में वो चमक चली गई, उनकी ज़ुबान जो थी वो लड़खड़ाने लग गई थी, और उन जो कंटेंट था, वो कंटेंट में वो बात रही नहीं थी। तो वो सब देख के उसने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में पूरा जीवन नहीं लगा सकता, और वो छोड़ के चला गया। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक यात्रा उनके साथ करना चाहते थे, उनको बाद में जाके बहुत निराशा हुई। दैट डज नॉट ये उनके कंट्रीब्यूशन को कम नहीं करता, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। तो ओशो ने जो मुझे यंग एज में जो सबसे बड़ी बात जो ओशो से मुझे सीखने को मिली, वो ये थी कि आप बोधपूर्ण होकर जीवन को जियो। ऑलवेज बी फुल ऑफ अवेयरनेस एंड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट वट एवर यू डू। मुझे अच्छे से याद है, मैं बाइक में ऑफिस आया करता था, तो मैं इस बात में फ़र्क देखता था कि एक तो बाइक चलाना होता था कि मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ हूँ और बाइक चली जा रही है, और एक ये होता था कि मैं बाइक का जो मैंने हैंडल पकड़ा हुआ है, बाइक में जो बैठा हुआ हूँ, और जो हवा मेरे चेहरे पर टकरा रही है, और मैं अपनी बॉडी को फील कर रहा हूँ, और पूरी कॉन्शियसनेस से भर जा रहा हूँ। तो जब मैं पूरे कॉन्शियसनेस से भर के बाइक को चलाता था, तो उसका जो स्वाद है, उसका जो मेरा जो बीइंग है, बीइंग का जो टेस्ट होता था, वो अचानक से बदल जाता था। सो एनीथिंग दैट, कुछ भी अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं अचानक से ओशो की बात याद आएगी और मैं कॉन्शियसली चलने लग जाऊँगा। जैसे ही मैं कॉन्शियसली चलने लग जाऊँगा, जीवन बहुत ही मैं एक आनंद का एलिमेंट, एक ब्लिसफुलनेस का एलिमेंट, जॉयफुलनेस का एलिमेंट तुरंत उसमें घुल जाता था। तो उस आनंद से घुले हुए स्वाद को लेने का जो तरीका मैंने सीखा, वो ओशो से ही सीखा शुरू। लेकिन बात करते हैं अब जिड्डू कृष्णमूर्ति की, जी कृष्णमूर्ति की। उन दिनों मैंने जी कृष्णमूर्ति की शुरू के दिनों में भी किताब पढ़ी थी, और उसमें मुझे कुछ बातें भी याद है कि जो मुझे बहुत अद्भुत लगी थी। जैसे किसी ने सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ लव, तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए बताया था कि लव ऐसा ही है जैसे आप बाग में बैठे हो और आप एक बाल्टी पानी रखी हुई है वहाँ पर, और आपके बूढ़े पिताजी आते हैं और बाल्टी को उठा के पानी देने जाते हैं, तो आप तुरंत खड़े हो जाते हो, बोलते अरे पिताजी ये इतनी बड़ी भारी बाल्टी आप मत उठाओ, मैं उठाता हूँ। तो वो जो केयर है, दैट योर फीलिंग ऑफ केयर फॉर अदर्स, दैट केयर इज बेसिकली लव। लव क्या है? कोई अदर से हम लव को लेके बहुत कंफ्यूज करते हैं। लव इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज लव है तभी आपके जीवन में प्रेम है। लेकिन लव को कई बार हम सिर्फ बॉडी और अपोजिट सेक्स के साथ जोड़ते हैं।
लव वो नहीं है, मतलब दैट इज नॉट, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ लव। तो वो जो केयर वाला जो उन्होंने उदाहरण दिया था वो मुझे बहुत सूट किया था। कृष्णमूर्ति जी की केयर के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन पर उनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे मसलन वो ये कहते थे कि उनको कोई भी गुरु न माने। अलबत्ता वो उनका ये कहना था कि जब तक हम किसी को गुरु मानते हैं, जब तक हम किसी दूसरे की बात पर यकीन करते हैं, उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि हम अपना सत्य स्वयं खोजने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम कहीं पहुंच नहीं सकते। हमारे पहुंचने की पहली शर्त ही यह है कि हम अपनी नज़र से चीज़ों को देखना शुरू करें, अपने ज्ञान से चीज़ों का विश्लेषण करें, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो सृष्टि की बात हो, चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो। उनका ये कहना था कि आप खुद से अपनी नज़र पैदा कीजिए चीज़ों को समझने के लिए, रादर देन कि किसी व्यक्ति को फॉलो करें, चाहे वो कितना भी कैसा भी पहुंचा हुआ, चाहे वो पैगंबर स्वयं क्यों नहीं रहे हों। तो उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जैसे जैसे मैंने जीवन को और जानना शुरू किया है, मुझे एक सत्य का एक आभास एक होने लगा है, और उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण अहम उसका हिस्सा है कि आपको खुद ही जानना पड़ता है। आप दूसरों की पढ़ी हुई किताबों से थोड़ी सी आपको मदद मिल सकती है, दिशा बोध हो सकता है, लेकिन जैसे स्वर्ग देखने के लिए खुद मरना पड़ता है, उसी तरह सत्य तक पहुंचने के लिए आपको खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा, तभी असल में आपको पता चलेगा कि है क्या वो चीज़। तो कृष्णमूर्ति और ओशो के बारे में मैं और बातें बहुत सारी मैं करना चाहता हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस के अलावा ये एक दूसरा पहलू है जिसको मैं बहुत जितना हो सके एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँ।